हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन टू 1bsc.com। सो जनवरी 2022 को लेके हमने एक नई एडिटोरियल्स एनालिसिस स्टार्ट की है। इसमें जनरल स्टडीज 1 से लेके जनरल स्टडीज 4 प्लस ऐसे राइटिंग से रिलेटेड सभी एडिटोरियल्स हम लोग कवर करने वाले हैं। प्लस हमारा एक नया इनिशिएटिव जो कि हम लोग हर थीम और हर टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि रेडी टू यूज होगा हर क्वेश्चन के लिए। राइट, हम इसमें हम लोग आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि कैसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को टारगेट किया जाए और उससे रिलेटेड रेलेवेंट कंटेंट यूज किया जाए आंसर लिखने के लिए। So from GS1 to GS4 you will get current affairs content for every related question। और इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि हमारे मेंटर्स आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे जो भी आप वहां पे आंसर राइटिंग करेंगे। राइट, तो अगर आप वहां पे आंसर लिखते हैं तो हमारे मेंटर्स आपको वहां पे फ्री में फीडबैक जो है वो हर आंसर को प्रोवाइड करेंगे। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। और आइए अपना पहला एडिटोरियल जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज डेमोक्रेटाइजिंग एंड एम्पावरिंग सिटी गवर्नमेंट्स। तो इस आर्टिकल में सिटी गवर्नमेंट्स यानी कि थर्ड टीयर गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए उस पर बात की गई है। उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को फाइनेंशियली कैसे एम्पावर किया जाए उस पर बात की गई है। ठीक है, तो इसका थीम ये है द जनरल अप्रोच टुवर्ड्स एनी अर्बन एम्पावरमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज हैज रिमेन्ड पीसमील इन इंडिया। पीसमील मतलब जो भी फाइनेंसेस एलोकेट होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज को वो बिट बाय बिट होते हैं, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट होते हैं। जबकि हमें उन्हें एम्पावर बनाना चाहिए, हमें उन्हें इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वो अपने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल गोल्स को प्रोजेक्ट कर सके। उनके पास इतनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को इंप्लीमेंट कर सके, उनको प्लान कर सके। फाइन, तो ये जो आर्टिकल है इस पे आधारित है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट लॉन्च की थी जिसका नाम था स्टेट फाइनेंशियल स्टडी ऑफ बजट्स 2021-22, जिसमें ये हाईलाइट किया गया कि थर्ड ईयर गवर्नमेंट जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फ्रंट लाइन रोल प्ले किया है ड्यूरिंग पेंडेमिक। ठीक है, जैसे आपकी सैनिटेशन ड्राइव्स, हेल्थ केयर स्ट्रेटेजीज। तो इससे क्या हुआ कि उनके फाइनेंशियल बजट जो था वो सबका सब वो हिल गया, उनके फाइनेंशियल बर्डन उन पे आ गए। कैसे? क्योंकि उनके रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम था और उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है सिविक बॉडीज की उसको इंक्रीज करेंगे और उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो ये कैसे होगा? दिस कुड हैपन बाय एम्पावरिंग देम फाइनेंशियली थ्रू हायर रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अगर उनके पास हायर रिसोर्स अवेलेबिलिटी होगी तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल गोल्स बना पाएंगे, वो ऐसी प्लानिंग कर पाएंगे जो कि लॉन्ग टर्म सही रहे उस सिटी के लिए। Right? Even the 15th Finance Commission report on local bodies has also emphasized on city governance structures and financial empowerment। तो ये जो चार पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप आंसर लिखते हैं when it is related to financial autonomy of थर्ड टीयर गवर्नमेंट्स या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या सिटीज को कैसे फाइनेंशियली एम्पावर बनाया जाए। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है when it comes to civil services mains exam and interview during interview also। So what are the findings of the report? What is the current financial situation of local governments? The report has identified the role of the city governments in meeting the challenges during the pandemic। ठीक है, it has pointed out the draining of resources। कैसे उसने ये रिवील किया इस रिपोर्ट ने कि 70% डिक्लाइन हुआ सिटी गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू, जबकि 71.2% इंक्रीज हुआ उनका एक्सपेंडिचर। तो सोच सकते हैं आप कितना गैप है फिजिकल डेफिसिट में इनके। राइट, तो कैसे क्यों हुआ ये? द लिमिटेड कवरेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिटेड कवरेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड इट्स फेलियर इन शोरिंग अप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेवेन्यूज। प्रॉपर्टी टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यूजुअली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल बॉडीज कलेक्ट करती हैं। जब ये कलेक्ट नहीं कर पाती तो उनके रेवेन्यूज पे काफी ज्यादा बर्डन पड़ता है। इवन कि ओईसीडी का डेटा भी यही शो करता है कि इंडिया हैज द लोएस्ट प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन रेट इन द वर्ल्ड। दैट इज प्रॉपर्टी टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज लोएस्ट इन इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रॉपर्टी टैक्स का। राइट, सो व्हाट आर द कंसर्न्स?
Those cities are at the forefront to find the pandemic under the disaster management plan of action. Elected leadership finds no place in them. अभी अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो डीएम्स एडमिनिस्ट्रेशन का काफी ज्यादा रोल रहा पेंडेमिक के टाइम पे, लेकिन जो इलेक्टेड लीडरशिप थी, जो मेयर्स थे, चेयरमैन थे, कॉर्पोरेटर्स थे, उनका ज्यादा रोल हमें सफिशिएंटली देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनके पास लिमिटेड पावर्स थी, उनके पास लिमिटेड रेवेन्यूज थे कि वो टैकल कर सके इस आपदा को। ओके, the old approach of treating cities as adjuncts of the state governments continue to dominate the policy paradigm. अगर हम लोग ये देखेंगे कि जो cities जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी जब स्टेट डेवलप होगी, तो ये हमें एक नोशन को हमें खत्म करना चाहिए। हमें सिटी गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना चाहिए कि वो अपने आप को और ज्यादा सक्षम बना सके व्हेन इट कम्स टू द रेवेन्यू कलेक्शन एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, So the general approach towards urban empowerment has remained piecemeal in India. जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, बिट बाय बिट इनको फाइनेंसेस आते हैं, तो जिसकी वजह से ये सिटी गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हमेशा रहती है। Even the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts paved the way for democratic decentralization, but there is no mention of financial empowerment. तो 74th और 73rd Constitutional Amendment Act में कोई भी ऐसा फाइनेंशियल एम्पावरिंग का कोई भी ऐसा जो क्लॉज है वो मेंशन नहीं है। इसकी वजह से काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम रहती है सिटी गवर्नमेंट्स को व्हेन इट कम्स टू देयर रेवेन्यूज, राइट। तो जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देंगे कि जब जीएसटी था, जीएसटी से पहले एक ऑक्ट्रॉय टैक्स होता था, ठीक है, ऑक्ट्रॉय टैक्स जो कि अभी एबॉलिश कर दिया गया है। ऑक्ट्रॉय वाज वन ऑफ द मेजर अर्निंग सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज। ऑक्ट्रॉय टैक्स क्या था कि जो भी गुड्स इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन से बाहर आती थी या जाती थी तो उन पे एक लिमिटेड टैक्स लगता था जो कि वहां की म्यूनिसिपैलिटीज या कॉर्पोरेशंस कलेक्ट करती थी। तो एक उनका मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग था, लेकिन जीएसटी से आने के बाद उन ऑक्ट्रॉय टैक्स जो था वो एबॉलिश कर दिया गया। तो एग्जांपल थी जैसे पिंपरी चिंचवड़ एंड पुणे, ये एक ऐसे एरियाज हैं जो कि ऑक्ट्रॉय टैक्स की वजह से यहाँ की जो लोकल बॉडीज थी वो काफी एम्पावर हुई और उन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंट की थी एरियाज में। तो राइट, अगर हम लोग एक और पॉइंट देखेंगे तो फाइनेंशियल कमीशन ने भी रिकमेंड किया है कि ग्रांट्स दी जाए अर्बन लोकल बॉडीज को बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो ये काफी ज्यादा अच्छी रिकमेंडेशन है, ये अपने आंसर में आपने जरूर मेंशन करनी है, राइट। तो अब होता क्या है कि अगर प्रॉपरली अगर सिटी गवर्नमेंट्स के पास पैसे नहीं होंगे तो अल्टीमेटली बर्डन किस पे पड़ेगा? बर्डन उन पे पड़ेगा, उन लोगों पे जो टैक्स ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इतनी सक्षम नहीं रहेगी और अल्टीमेटली सिविल सिटीज की जो लोकल बॉडीज है उनकी कंडीशन भी जो है वो वर्स हो जाएगी देन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड नाउ what needs to be done? अब क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, cities must be treated as important centers of governance where democratic decentralization can bring in amazing results. ओके, तो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ गवर्नेंस, अगर सिटीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ गवर्नेंस बन जाए, जो मेयर है, जो कॉर्पोरेटर्स है, वो अगर गवर्नेंस में, अगर वो पॉलिसी मेकिंग में अगर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाए तो एक अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को आ जाएंगे। जैसे कि हम लोग केरला की अगर एग्जांपल लें तो केरला का एक प्लान है, पीपल्स प्लान मॉडल ऑफ केरला, जहां पे 40% जो स्टेट का बजट है वो डायरेक्टली सिटीज को जाता है और सिटीज जो है वो उसको प्लानिंग में जो है वो इंप्लीमेंट करती है। तो सोचो कितनी अच्छी प्लानिंग जो है वो होगी वहां पे। Cities should not be considered as entrepreneurship areas where the sole driving force is to make them competitive to attract investments. अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर, राइट, गुड़गांव, तो हम हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे जोन्स है जहां पे अगर हम लोग एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करेंगे तो ये एक लिमिटेड टाइम तक की थिंकिंग पॉसिबिलिटी है। अगर हम वहां की सिटीज के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को और एम्पावर करते हैं तो वहां पे और ज्यादा प्लान्ड डेवलपमेंट होगी और जो वहां के रिसोर्सेस है उनको और अच्छे से ज्यादा उसकी यूटिलाइजेशन होगी, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब सिटी गवर्नमेंट्स के पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा होगा जिसको वो अच्छे से यूज कर सकेंगे सो दैट कि डिजास्टर्स जो है वो कम से कम इफेक्ट कर सके वल्नरेबल कम्युनिटीज में, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई ऐसे पेंडेमिक आते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है वल्नरेबल कम्युनिटीज। पीछे हमने बात की डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग की। अगर किसी भी सिटीज को फंड्स एलोकेट होते हैं बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग,
तो सिटीज उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है वल्नरेबल कम्युनिटीज पे, ठीक है, जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन पे वो अच्छे से उसको एलोकेट कर सकती है। तो सिटीज का सिर्फ हमें ये नहीं सोचना है कि बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी इन्वेस्टमेंट करेंगी तो ऑब्वियसली सिटीज डेवलप होगी, हमें वहां के लोकल एरियाज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, हमें इसे भी सोचना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है। A piecemeal approach such as the concept of smart cities must be revised altogether, right? Rather than the grants from the center must be enhanced and cities asked to drop their plans. स्मार्ट सिटीज के कॉन्सेप्ट से हमें बाहर निकल के हमें सिटीज को कहना चाहिए कि आप अपने रेजिडेंट्स के साथ मिलके आप अपने रेजिडेंट्स की जरूरतों के अकॉर्डिंग प्लान बनाओ और अपनी सिटीज को डेवलप करो। ओके, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लीडरशिप इन द सिटीज मस्ट बी इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, राइट, जैसे कि अभी होता है, जो उनका टर्म है वो 5 years तक है। फंक्शनरीज मस्ट बी ट्रांसफर टू द सिटीज विद अ परमानेंट कैडर, जो भी ईओस होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जितने भी होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, उनको एक परमानेंट फिक्स कैडर देना चाहिए। ओके, तो अगर हम लोग एग्जांपल दें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हाउ दे मैनेज देयर फंक्शंस वेल बिकॉज a chunk of the income tax from the citizens is directly goes to the city governments। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप इंटरव्यू या एग्जांपल में लिख सकते हैं when it comes to the empowering the city governments, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जो इनकम टैक्स जो कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, उसका चंक जो है, उसका जो एक पोर्शन जो है वो सिटी गवर्नमेंट्स को दे देती है, सो दैट कि सिटी गवर्नमेंट डायरेक्टली अकाउंटेबल हो जाए लोगों को। इवन कि ड्यूरिंग द यूपीए regime, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने जब रिव्यू किया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उसने ये रिकमेंड किया था कि 10% जो इनकम टैक्स कलेक्ट होता है सिटी किसी भी सिटी से, वो डायरेक्टली सिटी के रेवेन्यू में डालना चाहिए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसको उससे क्या होगा कि सिटीज के पास रेवेन्यू भी आएगा और सिटीज की जो गवर्नमेंट है, सिटीज की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो अकाउंटेबल हो जाएगा लोगों को लिए। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज प्रिवेंटिंग जेनोसाइड। अब जेनोसाइड है क्या? इट इज द और रेस, ओके, द डेलिबरेट मतलब जानबूझ के और सिस्टमैटिकली किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप को, किसी भी अलग एथनिक के ग्रुप को, राइट, किसी भी अलग नेशनैलिटी के ग्रुप को या रिलीजन को या किसी भी अलग रेस को खत्म करना जानबूझ के, उसको हम लोग जेनोसाइड कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड ऑफ दिसंबर 1948, genocide has been described as carrying out acts intended to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial और religious group। ये यूएन की डेफिनेशन है जेनोसाइड को लेके। तो हम लोग इसको आज कवर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इंटरनेशनल लीगल प्रोटेक्शन जो है जिनोसाइड को लेके, वो अब समय आ गया है कि हम उसको अपनी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में भी इनकॉर्पोरेट कर सकें, राइट। ये क्यों आया? क्योंकि बार बार हेट स्पीच पे आर्टिकल सामने देखने को आ रहे हैं, हेट स्पीच की एक्टिविटीज सामने देखने को आ रहे हैं। और रिसेंटली यति नरसिंह आनंद, जो कि एक यूपी में टेंपल के चीफ है, उन्होंने ये कहा गया कि एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप की एथनिसिटी को हमें खत्म कर देना चाहिए। तो ये इशू जो है वो उजागर हुआ जिनोसाइड से रिलेटेड और साथ में हेट स्पीच से रिलेटेड। तो हेट स्पीच के आर्टिकल्स हम लोग फ्रिक्वेंटली देखते हैं, अभी हमने रिसेंटली भी एक हेट स्पीच के आर्टिकल को हमने कवर किया था, राइट। So the speech जो थी इनकी, the speech is made include calls for the genocide of Muslims in India and can be seen as part of an ongoing pattern of targeting minorities. Okay, India has already signed and ratified the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 1948, putting international legal obligation on India to act against genocide। जो भी genocide जैसी एक्टिविटीज को प्रमोट करता है, जो भी हेट स्पीच को प्रमोट करता है, तो उसको इसके तहत हमें इंडिया को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी डोमेस्टिक लॉ नहीं है जो कि एक प्रॉपर डेफिनेशन दे सके जिनोसाइड को या हेट स्पीच को, इसलिए हम लोग जो है वो प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते। तो इस आर्टिकल में यही लिखा गया है कि हमें एक अब समय आ गया है कि हमें जो इंटरनेशनल लीगल प्रोटेक्शन है अगेंस्ट जिनोसाइड, उसे हमें अपने डोमेस्टिक लीगल लॉज में भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अब अबाउट कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड 1948, तो 1946 में इंडिया, क्यूबा और पनामा ने एक रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया था, ठीक है। तो जिन्होंने ये कहा था कि जेनोसाइड एज ए क्राइम अंडर द इंटरनेशनल लॉ, तो ये
1951 में ये ड्राफ्ट जो कन्वेंशन था वो पास हो गया था, और इसकी अभी 150 स्टेट्स जो है इस कन्वेंशन की मेंबर्स हैं। ओके, तो इस कन्वेंशन का जो मेन मोटिव है वो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड एज वेल एज द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं जो कि डील करते हैं व्हेन इट कम्स टू द जेनोसाइड एक्टिविटीज, ठीक है, और ऑब्लिगेशन लगाते हैं स्टेट्स पे कि कैसे जेनोसाइड वाली एक्टिविटीज को कर्ब किया जा सके। लेकिन इश्यूज क्या है इंडियन लीगल सिस्टम के साथ? पहला इशू ये है कि कोई भी ऐसा कंपेरेबल प्रोविजन नहीं है जो इंडिया में जो कि मास क्राइम्स के साथ डील कर सके, ठीक है। देयर आर नो कंपेरेबल प्रोविजंस फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी मास क्राइम्स इन इंडिया। Indian Penal Code provisions related to rioting, unlawful assembly, and promoting enmity between different groups do not embody the basic elements of the crime of genocide. इंडिया में जितने भी राइट्स होते हैं, अनलॉफुल असेंबली होती है, या कोई भी ऐसी एनिमिटी जो कि अराइज होती है अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में, वो कोई भी जिनोसाइड वाले एलिमेंट को ट्रिगर नहीं करती। तो उससे क्या है कि जब जिनोसाइड वाली एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली होती है तो हमारा कोई भी लॉ जो है वो उसको ट्रिगर नहीं करता, इसलिए हम लोग उनको जिनोसाइड के लॉ के अंदर हम उनको जो है वो सजा नहीं दे पाते, right? Lack of legal provisions when it comes to preventing genocide and creating the conditions in which hate speech and other associated acts are not allowed to flourish. हमारे पास कोई भी ऐसे लीगल प्रोविजंस नहीं है जो कि प्रिवेंट कर सके जेनोसाइड को, जो कि फर्स्ट स्टेप पे ही ये चेक कर सके कि वेदर इट इज अ जिनोसाइड एक्टिविटी और इट्स राइट और इट्स अनलॉफुल असेंबली। तो इसकी वजह से होता क्या है कि हम लोग जब पहले स्टेप पे उस चीज को काउंटर नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो जब हम लोग जेनोसाइड जैसी एक्टिविटी को रोकने में नाकाम रह जाते हैं। सो व्हाट आर द इंटरनेशनल लीगल डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू जेनोसाइड? The Gambia has initiated proceedings before the ICJ against Myanmar on the basis of the convention. ठीक है, गैम्बिया जो कंट्री है उसने म्यांमार के अगेंस्ट जेनोसाइड जो केस था वो किया था, और इस केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दी थी। उन्होंने ये कहा था कि इवन अ स्टेट दैट मे नॉट बी स्पेसिफिकली अफेक्टेड कैन स्टिल रेज द लीगल क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स। जिन्होंने भी कन्वेंशन साइन की है, जो भी कन्वेंशन के पार्टी मेंबर्स हैं, वो दूसरी स्टेट पे लीगल क्लेम लगा सकते हैं, चाहे वो पर्टिकुलर कंट्री अफेक्ट हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन वो उस कंट्री पे लीगल क्लेम लगा सकते हैं कि इसने जीनोसाइड एक्टिविटी अराइज की है दूसरी कंट्री पे, राइट? तो इसका कंक्लूजन क्या है? इट इज मोर इंपेरेटिव दैट ever that international legal protections against genocide are incorporated in the domestic legislation of its parties including India. It is more imperative, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे इंटरनेशनल लीगल प्रोटेक्शन जो है वो हमें अभी डोमेस्टिक लीगल लेजिस्लेशंस में लाने चाहिए, जैसे कि इंडिया बीइंग इंटरनेशनल लीगल बीइंग has an international legal obligation under the genocide conventions which is not adhering to must be rectified. इंडिया, जबकि ऑलरेडी इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है वो कन्वेंशन, लेकिन अगर वो उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपने लॉज को अडेयर नहीं करेगी तो कोई यूज नहीं है फिर ऐसी कन्वेंशंस का पार्ट बनना। फाइन। अब जर्नल स्टडीज 3 से इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक के रिलेटेड एक आर्टिकल है जिसका टाइटल है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इज एंटी डेवलपमेंट। अब सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है क्या? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट एक केरला का रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जो केरला के नॉर्थ और साउथ एंड को ज्वाइन करना चाहता है थ्रू हाई स्पीड ट्रेन। ओके, तो ये मानना है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है इट पोजेस अ थ्रेट टू केरला इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड कुड एंड अप एज से ही ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को काफी ज्यादा हैम्पर करेगा। तो व्हाट इज सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट? इट इज अ सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। इट इज मेसाजीज ट्रेन रनिंग एट 200 किलोमीटर पर आवर बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न एंड्स ऑफ केरला, राइट? तो ये 12 आवर्स का डिस्टेंस जो है ये 4 आवर्स में कंप्लीट कर देगा, राइट? तो काफी ज्यादा इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं। लेकिन इशू क्या है कि व्हाई देयर आर प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट? व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स एसोसिएटेड? Environmentalists are of the view that project will cause great environmental harm because its route cuts through wetlands, paddy fields and hills.
ओके, पहला कंसर्न ये आ गया। दूसरा कंसर्न ये आ गया कि एस्ट्रोनॉमिकल स्कैम इन द मेकिंग, राइट। एस्ट्रोनॉमिकल स्कैम क्या हुआ कि एस्ट्रोनॉमिकल स्कैम ये हुआ कि स्टेट को ये जो प्रोजेक्ट है ये फर्दर डेट में डाल देगा, मतलब इससे स्टेट और कर्जे में आ जाएगी। कैसे कर्जे में आ जाएगी कि इस स्टेट से जो इस प्रोजेक्ट से जो रिटर्न आएगा वो बहुत कम आएगा एज कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट स्टेट हैज मेड ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। सो इट्स अ लॉस टू द स्टेट एक्सचेकर। Lack of data on how much people are willing to pay for a new service to be publicly provided. The rate of return could end up being lower than anticipated. इससे क्या होगा कि जो रेलवे जो कि ऑलरेडी एक जो हम बोलेंगे रेवेन्यू स्ट्रेस एक जो डिपार्टमेंट है केरला का, वो दोबारा से लॉस में चले जाएगा। तो अब करना क्या चाहिए? व्हाट नीड्स टू बी डन? द स्टेट्स आर ऑलरेडी कनेक्टेड बाय the state are already connected by road and rail, and a light rail built at an astronomical cost is hardly unnecessary, even when it promised to save some travel time. Kerala government need to prioritize their infrastructure development works where the public investment is much needed, such as transition to a steady power supply based on green energy, the provision of safe drinking water and urban sewerage, and build infrastructure for the scientific disposal of waste. तो कई सारे एरियाज हैं जहाँ पे अभी हमें सोचना चाहिए। केरला एक बहुत ही ज्यादा गवर्नेंस ओरिएंटेड स्टेट है, वो अपने रिसोर्सेज को बहुत ही जुडिशियली यूज करती है। तो वहां पे ये मानना है लोगों का, एनवायरमेंटलिस्ट का ये मानना है, या जो भी एक्टिविस्ट होंगे उनका ये मानना है कि हमें उन कामों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिससे कि लोगों को अभी जरूरत है, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना, ग्रीन एनर्जी, साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ओके, these projects would address our most pressing needs today, yield high social returns and contain progressive environmental degradation in the state. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें सोशल रिटर्न ज्यादा देंगे, बात को जरूर समझिएगा, सोशल रिटर्न्स ज्यादा देंगे, ओके, और एनवायरमेंटली भी कम डिग्रेडेड साबित होंगे। तो ऐसे हमें प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस। Now next important article belongs to General Studies to Federalism. इसका टाइटल है ड्रॉप कि रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने 4 रूल्स ऐसे प्रपोज किए जो कि अमेंड करेंगे रूल 6 ऑफ द डेपुटेशन ऑफ IAS रूल्स 1954। अब इशू ये है कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को प्रपोज करता है कि सर्टेन नंबर ऑफ ऑफिसर्स को सेंट्रल डेपुटेशन के लिए भेजा जाए। स्टेट गवर्नमेंट कई टाइम रिलक्टेंट रहती है और ऑफिसर्स को रिलीव नहीं देती कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके काम करें। फाइन, तो इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने 4 रूल्स प्रपोज किए जो कि रूल 6 ऑफ द IAS कैडर रूल्स 1954 में से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हम देखेंगे वो रूल्स क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके हर्डल्स हैं, क्या उनके अपने पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से वो ऑफिसर्स को टाइमली रिलीव नहीं देते, या ऑफिसर्स क्यों नहीं जाना चाहते, वो हम लोग आज सब डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। फाइन, तो पहला जो अब मैं रूल जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है इस रूल के तहत वो ये है कि इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिलेज पोस्टिंग अ स्टेट कैडर ऑफिसर टू द सेंटर एंड डज नॉट गिव अफेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, द ऑफिसर shall stand relieved from the cadre from the date as may be specified by the central government। अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड पे स्टेट गवर्नमेंट ने उस ऑफिसर को रिलीव नहीं किया तो ऑफिसर ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाएगा, ओके। और सेंटर डिसाइड करेगी एक्चुअल नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू बी डेप्यूटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट एंड द लेटर शुड मेक एलिजिबल स्टेट शुड मेक एलिजिबल द नेम्स ऑफ सच ऑफिसर्स, ओके। नंबर भी डिसाइड करेगी, टाइम भी डिसाइड करेगी, okay, and in case of any disagreement between the center and the state the matter shall be decided by the central government, जैसे कि हमें पता है। और कुछ अनयूजुअल या स्पेसिफिक सिचुएशन पे वेयर सर्विसेज ऑफ द कैडर ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट द स्टेट शैल गिव अफेक्ट टू इट्स डिसीजन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। फॉर एग्जांपल, कोई अगर यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री में कोई ऐसा ऑफिसर चाहिए जिसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कल्चर को लेके, राइट, तो वो अगर सेंटर से रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो ऑफिसर प्रोवाइड करेगी बाय टेकिंग द पब्लिक इंटरेस्ट, ओके।
Why did the center propose the amendments to the deputation of cadre officers? ठीक है, सबसे पहली बात, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स इन यूनियन मिनिस्ट्रीज, शॉर्टेज है. दूसरा, स्टेट्स आर नॉट स्पॉन्सरिंग एन एडिक्वेट नंबर ऑफ ऑफिसर्स फॉर द सेंट्रल डेप्यूटेशन. थर्ड, most of the states are not meeting the central deputation reserve obligation around 40%. एक central deputation reserve obligation होती है जिसके तहत हर स्टेट को 40% ऑफिसर्स जो है वो रिलीव करने होते हैं फॉर सर्विंग लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज. तो बहुत सारी स्टेट्स जो है वो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाती, राइट. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की, there are instances where officers are reluctant to take the central deputation because they enjoy so many perks and powers in the state. एक जूनियर लेवल ऑफिसर जो कि इतनी पावर्स एंड पर्क्स एंजॉय कर रहा है स्टेट में, वो सेम लेवल का पावर एंड पर्क्स जो है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में जाके एंजॉय नहीं कर पाएगा. Why there is opposition from the state? सबसे पहला, स्टेट का ये मानना है कि यूनियन गवर्नमेंट ये वाली पावर इसलिए चाहती है कि अभी तक जो ट्रांसफरिंग की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है. स्टेट गवर्नमेंट कैन ट्रांसफर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, लेकिन इस रूल से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ओवरराइड कर लेगी, सॉरी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ओवरराइड कर लेगी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स की ट्रांसफर्स व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर्स. ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है स्टेट गवर्नमेंट की. हम इसको रीड करेंगे. द यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एक्वायर फॉर इटसेल्फ ओवरराइडिंग पावर्स to transfer IAS IPS officers through central deputation. This is done by doing away with the requirement of taking approval of the state governments. तो ये एक state governments का एक issue है. The proposed amendment unilaterally mandates the state governments to make such a number of officers available for the deputation as prescribed under the Central Deputation Reserve. Few states alleged that the proposed amendment was a bit to subvert the state's authority granted by the Constitution. तो ये उनका दूसरा issue है. Now, what can be done to facilitate the deputation of cadre officers? What can be done to facilitate? क्या करना होगा जिससे जो cadre officers हैं वो depute हो सके union ministries में? The center can make deputations mandatory to be impaneled in particular ranks in future. जैसे 2020 में DOPT ने ये कहा था कि कोई भी ऑफिसर जिसको जॉइंट सेक्रेटरी का रैंक चाहिए फ्यूचर में, उसको 2 साल सर्व करना पड़ेगा किसी भी सेंट्रल मिनिस्ट्री में, ठीक है, इन विद इन द फर्स्ट 16 इयर्स ऑफ देयर सर्विस, राइट. फिर ही उसको जॉइंट सेक्रेटरी का रैंक जो है वो मिल पाएगा. सेकंड, पोर वर्किंग कंडीशंस इन जूनियर लेवल पोस्ट्स, ठीक है. opaque and arbitrary system of empanelment for senior level post. And third, lack of tenure at all levels for the reason of shortage of IAS officers. IAS officers को ये लगता है कि उनके पोर वर्किंग कंडीशंस हैं जूनियर लेवल पे, ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा है नहीं व्हेन इट कम्स टू सीनियर लेवल पोस्ट, और थर्ड, लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. ओके. और रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, लेटरल एंट्री प्रमोट करना शुरू की थी, राइट. ये बहुत अच्छा स्टेप था जिसके तहत उन्होंने अपनी शॉर्टेज जो थी वो खत्म की. So if the states depute officers much below the mandated numbers, then the UPSC can adjust the future cadre strength in their reviews. अगर स्टेट जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है फ्यूचर में कि सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए, तो यूपीएससी को अगले साल के डेप्यूटेशन के लिए ये चीज जो है वो अपने रिव्यू में रखनी चाहिए, राइट. स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस इन टाइमली मैनर. ओके, एक तो नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस टाइमली मैनर पे दे देनी चाहिए. और कभी कभी क्या होता है कि कई सारे ऑफिसर्स जो है वो ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं या किसी प्रोजेक्ट में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो स्टेट्स को भी इनफ टाइम दे देना चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड कर सके. स्टेट ऑल्सो नीड इनफ टाइम टू रिस्पॉन्ड. ओके. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल इज शुड द गवर्नमेंट लूजन इट्स पर्स स्ट्रिंग्स. अब इस आर्टिकल में ये है कि रिसेंटली हमने ये देखा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एंड रिटेल इन्फ्लेशन हमारी काफी ज्यादा जो है वो बढ़ रही है. ओके, इसमें क्या हो रहा है कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में काफी ज्यादा जो इंडेक्स गैप्स है वो काफी ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. तो अब WPI क्या है, इट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, और CPI क्या है, इट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट. तो इनका इशू क्या है और हमारे बजट में हमें क्या देखने को मिलेगा, इस पे डिस्कशन किया गया है. ओके, तो इसका थीम ये है कि एज इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाय सप्लाई साइड फैक्टर, टैक्स पॉलिसी कैन बी यूज्ड टू क्वेश्चन इट्स
इम्पैक्ट। ओके, तो इसमें ये लिखा गया है कि अभी जैसे कि बजट पास होने में कुछ ही दिन बचे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या रहेगी, हमारी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसी क्या रहेगी, जिससे कि वो इन्फ्लेशन को कंटेन कर सके, जो बढ़ती हुई महंगाई है उसे रोक सके। ओके, तो इसमें कुछ एनालिस्ट का ये मानना है कि जो गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, उनको अभी रोकना चाहिए। ओके, और वेलफेयर स्कीम्स पे पैसे लगाना चाहिए, सो दैट कि सप्लाई, जो लोगों की डिमांड है वो बढ़ सके और इन्फ्लेशन जो है वो कम हो सके। Some analysts believe that government must limit its spending to prevent rise from getting out of control. रिटेल इन्फ्लेशन इज होवरिंग अराउंड 6%। रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया में किस इंडेक्स पे चलती है? 4% +2 - 2। ओके, तो +2 - 2 पे चलती है। तो अभी इन्फ्लेशन जो है वो 6% पे होवर कर रही है, जो कि ज्यादा है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडिया की डबल डिजिट पे है, इट इज अराउंड 14.3%। तो ये काफी ज्यादा है। तो लेकिन बाकी एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये जो करंट प्राइस राइज है ये टेम्परेरी फेनोमेना है, और गवर्नमेंट को अपने फिजिकल डेफिसिट एंड द गवर्नमेंट मस्ट इग्नोर द फिजिकल डेफिसिट एंड इंक्रीज स्पेंडिंग टू सपोर्ट द एलिंग इकोनॉमी। तो इसके मिक्स्ड व्यूज हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू राइज इन्फ्लेशन इन इंडिया? जैसे हमें पता है कि अभी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है। ओके, इंपोर्ट्स कंस्ट्रेंट्स है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है इतना। ओके, domestic factors have added to the problem, for example taxes on petrol, goods and services, rise in international oil prices, risk of transmission of international inflation to the domestic economy। बहुत सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेड कम करेंगे, क्योंकि जो बढ़ता इन्फ्लेशन है वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, रिटेल इन्फ्लेशन इज नॉट ए कंसर्न। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जो कि कंज्यूमर्स पे होता है। जैसे कि हम लोग जैसे फूड आइटम जो कि हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, और होलसेल वो होता है जो बिजनेस टू बिजनेस होता है। तो अगर जनता के पास पैसा है, जनता के पास पैसा है, तो वो आराम से इन्फ्लेशन जो है वो टैकल कर लेगी। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, रिटेल इन्फ्लेशन इज नॉट अ कंसर्न। दे बिलीव दैट आरबीआई हैज मेनी इंस्ट्रूमेंट्स टू कंटेन द रिटेल इन्फ्लेशन प्रेशर, लाइक रेपो रेट कम कर देगी, कैश रिजर्व रेशो कम कर देगी, बैंक रेट्स कम कर देगी। तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, और लोग जो है वो सामान खरीदना शुरू हो जाएंगे, और रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। However, they are concerned about the widening gap between the wholesale price index and retail market prices. देखो, अब ये एक समझने की बात है कि वाइडनिंग गैप, क्यों गैप जो है वो इंक्रीज हो रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बीच में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बीच में। देखो, डब्ल्यूपीआई जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो जितनी भी होलसेल ट्रांजैक्शन होती है इकोनॉमी पे उससे डील करता है, राइट? डिफरेंट वेट्स हैं डिफरेंट आइटम्स के लिए। जैसे कि मिनरल्स है, मिनरल्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे नहीं आता, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में वो उसकी जो वेटेज है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर मिनरल्स ज्यादा महंगे हो रहे हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी ज्यादा महंगा होगा, लेकिन उसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कोई लेना देना ज्यादा है नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि देयर इज अ चांस दैट सम इन्फ्लेशन इन होलसेल प्राइस will be passed on to consumer price and it will be a cause of concern for the overall health of the economy। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स का अगर फर्क पड़ने लग गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मेजर जो आइटम है वो है फूड आइटम्स, और वही होलसेल प्राइस इंडेक्स में उनकी वेटेज कम है। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो बास्केट है उसकी आइटम्स अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे रिफ्लेक्ट होने लग गई, तभी हमारे लिए वो कॉज ऑफ कंसर्न है, अदरवाइज वो हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। नो, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ एनालिस्ट? अब सबसे पहले जो एनालिस्ट हैं वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट विल फोकस ऑन सोशल सेक्टर as well as medium term growth prospects as it has enough physical space। ठीक है, however the cautions that economic recovery stimulus has to be done more on a sustainable basis rather than in the form of a short term spikes। फिजिकल प्रूडेंस, हमें मतलब ऐसे स्पेंडिंग करनी चाहिए जो कि एक सस्टेनेबल पाथ पे हमारी इकोनॉमी को ले सके, राइट? हमें उन उन
सेक्टर्स पे हमें ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए जो कि हमारी इकोनॉमी को एक सस्टेनेबल पाथ पे लेके जा सके, राइट? जैसे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इससे क्या होगा कि जनता के पास पैसे आएंगे, जनता अफोर्डेबल चीजों पे पैसे खर्च करेगी, और हमारी इन्फ्लेशन भी जो है सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स या डिमांड ड्रिवन कंस्ट्रेंट्स जो है उसको भी हम लोग इक्वलाइज कर सकते हैं। कैन द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी एड्रेस इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय द सप्लाई साइड? तो सप्लाई साइड की अगर हम लोग बात करें, देयर इज नॉट मच दैट द गवर्नमेंट कैन डू, हाउएवर द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट डिमांड, द इकोनॉमी, द मिडिल क्लास एंड पर्टिकुलरली द पुअर एंड वल्नरेबल फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट ज्यादा पैसे खर्च करेगी तो एक जनता के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगी कि वो इन्वेस्ट कर सके, वो सेव कर सके, वो अफोर्ड कर सके। उससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक स्मूथली ड्रिवन हो पाएगी। द गवर्नमेंट शुड अलाउ पीपल टू हैव अ लार्ज डिस्पोजेबल इनकम सो दैट द कंजम्पशन इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस। मेन बात यह है कि कंजम्पशन इकोनॉमी में इंक्रीज करनी है। अगर कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली सप्लाई साइड, अभी क्या प्रॉब्लम है कि सप्लाई साइड बहुत अनसर्टन है। अगर पेंडेमिक आता है, पेंडेमिक अगर आ रहा है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी सप्लाई जो है वो कम कर देते हैं, लेकिन अगर जैसे ही पेंडेमिक खत्म होगा तो जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट कंफ्यूज है कि सप्लाई बढ़ाएं या कम करें। तो गवर्नमेंट को उन सेक्टर्स पे पैसे खर्च कर रहे हैं कि जिससे जो कंजम्पशन है, जो डिमांड है वो एक इक्वलाइज रहे, सो दैट की सप्लाई जो है वो भी इक्वलाइज रहे। इससे हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा स्मूथली चलेगी और सस्टेनेबल रहेगी। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज टेक्नोलॉजी टैंगल। अब टैंगल का मतलब कि टेक्नोलॉजी मिसमैच। अब 5G सर्विसेज का नेविगेशन सिस्टम के साथ, ओके, सो इस बेस पे ये आर्टिकल लिखा गया है कि वेदर द नेविगेशन systems of airline services tangle with the 5G services of mobile phones or not. Okay. So recently, the chief executives of major US-based airlines have warned of a catastrophic aviation crisis in the backdrop of new 5G services deployment in the United States. अब यूनाइटेड स्टेट्स में 5G सर्विसेज डिप्लॉय किया गया और कई सारे जो मेजर एयरलाइंस थे, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये कहा गया कि कई सारे कैटास्ट्रॉफिक एक्सीडेंट्स होने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो 5G सर्विसेज का जो इंटरफेरेंस है वो एयरलाइंस के नेविगेशन सिस्टम्स के साथ आ रहा है। ये इसका कुछ बैकग्राउंड है कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने ऑक्शन किया था मिड रेंज 5G बैंडविड्थ टू मोबाइल फोन कंपनीज 7 to 3.98 गीगाहर्ट्ज रेंज में, जो कि सी बैंड पे एडजस्ट होती है। फाइन। तो अगर हम ये देखें कि फ्रीक्वेंसी क्यों मैटर करती है और क्यों हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए एयरलाइंस को, क्यों हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए मोबाइल कंपनीज को, तो वेरी सिंपल फैक्ट, हायर द फ्रीक्वेंसी फास्टर इज द सर्विस। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही सर्विस फास्ट होगी। तो मोबाइल फोन कंपनीज हमेशा ऑप्ट करती हैं कि उनको सी बैंड मिला जाए, उनको हायर फ्रीक्वेंसी मिली जाए, सो दैट कि उनकी सर्विसेज भी फास्टर हो और वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर सके, right? So to get full value from 5G service, operators want to operate at higher frequencies, and some of the C-band spectrum auction has been used for satellite radio. Okay, तो अब सी बैंड स्पेक्ट्रम में एयरलाइंस भी यूज होती हैं, सी बैंड स्पेक्ट्रम में हमारी 5G सर्विसेज भी यूज होगी है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि टेक्नोलॉजी टैंगलिंग होगी। सो वेदर इट इज अ मेजर कंसर्न और नॉट, ठीक है। तो ये सवाल उठा गया कि इस 5G डेंजरस फॉर एयरलाइन सेफ्टी? तो वेरिजॉन एंड AT&T जो टू ऐसी कंपनीज हैं, ये दो ऐसी मोबाइल कंपनीज हैं जिन्होंने 5G सर्विसेज डिप्लॉय की है, उन्होंने ये कहा है कि सी बैंड की जो 5G सर्विसेज है वो 40 और अलग अलग कंट्रीज में भी डिप्लॉय की गई है और कहीं पे भी एविएशन इंटरफेरेंस इश्यूज नहीं आ रहे हैं। ओके, और उन्होंने ये भी गारंटी दी है कि वो बफर जोन्स क्रिएट करेंगे। जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स के 50 एयरपोर्ट्स हैं उनमें बफर जोन्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि उन्होंने फ्रांस पे यूज किए हैं। तो इससे क्या होगा कि कहीं भी टेक्नोलॉजी इंटरफेरेंस जो है, जो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगी। तो बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे यूरोपियन यूनियन में, फ्रांस में, साउथ कोरिया में, कई सारे जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे अलग अलग 5G सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और कहीं पे भी ऐसे एयरलाइन सेफ्टी मेजर्स को हर्डल
नहीं हुई है। तो ये एक आर्टिकल था। आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और एक हमारा नया इनिशिएटिव है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे हम लोग जितने भी आंसर राइटिंग कंटेंट आपको जितना भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, हर एक जनरल स्टडीज के पेपर को लेके वो आपको अवेलेबल रहता है। ठीक है, उसका जो लिंक है वो हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज उस लिंक पे जाके आप लोग चेक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।